हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सी पोएम के साथ। आज इस सेशन में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार पोएम, जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनके बारे में हम इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले ही देख चुके हैं या जिनके बारे में हम पहले ही कंप्लीट बातचीत कर चुके हैं। 18वीं सदी की शुरुआत है, रोमांटिक एरा का समय है और बात चल रही है नेचर, इमोशन और इमेजिनेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि रोमांटिक एरा कहने का मतलब सिर्फ प्रेम संबंधी बातचीत नहीं है। यहां वास्तविकता में रोमांटिक एरा नेचर यानी आपका जो है वो प्रकृति के प्रति जुड़ाव, लगाव, साथ में आपका इमोशन, भावनाएं और इमेजिनेशन यानी कल्पना। ठीक है, व्यक्ति यही करता है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर उस टर्म में जोड़ के देखूं तो प्रेम में पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, उसे प्रकृति से प्यार होता है ना, उसे चारों तरफ जो है वो हरियाली नजर आ रही है, उसके अंदर इमोशंस जो है वो जागते हैं, उसकी इमेजिनेशन जो कल्पनाएं हैं वो भी बेहतर होती है। तो ये एक टोन है रोमांटिक एरा 18वीं शताब्दी की यानी 18th सेंचुरी की शुरुआत। और वहां एक समय पर आपके रोमांटिक जो राइटर हैं यानी विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो एक पोएम लिखते हैं जो मूल तौर पे किसको लेकर लिखी गई है। अगर आप इस पूरी पोएम में मुझे कुछ पूछें कि सर इसको बस सिर्फ और सिर्फ दो टर्म में आप समझा दो, तो यहां बात हुई है मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर। भौतिकवाद और आपका प्रकृति के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है। यानी मूल तौर पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहां एक तरीके से जो है वो क्रिटिसाइज किया है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, लोगों को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है ये कहते हुए कि तुम जो है वो सिर्फ कमाने में रह जाओ। तुम जो है वो तुम्हारा पूरा फोकस किस पे है, कमाया, खर्च किया, अपनी जो है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। लेकिन तुमने इस कमाई के चक्कर में ये सिर्फ जो है वो धन कमाने के जो है वो लालच में क्या छोड़ दिया है, तुमने प्रकृति से जुड़ाव छोड़ दिया है, तुमने आत्मीयता से जुड़ाव छोड़ दिया है, तुमने स्पिरिचुअलिटी का भाव खो दिया है। मूल तौर पे ये बातचीत आपको जो है वो यहां पर दिखाई पड़ेगी। यानी दो बातों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एक भौतिकवाद मटेरियलिज्म और दूसरा आपका जो है वो नेचर यानी प्रकृति। इसको लेकर रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक पोएम लिखते हैं जिसका नाम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है। ये एक सोनेट है। अब यहां से बातचीत शुरू करते हैं कि सर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक सोनेट है। सोनेट का नाम याद आता ही मुझे बहुत कुछ याद आता है। और अगर मैं इसको थोड़ा यहां फिलहाल डिफाइन करूं आपके लिए, क्योंकि सोनेट को अलग से हम एक टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको यहां दे देता हूं। एक 14 लाइन की एक लिरिकल पोइम जिसे हम सोनेट कहते हैं। और सोनेट जो वर्ड है वो एक इटालियन वर्ड सोनेटो से ओरिजिनेट हुआ है। इटालियन वर्ड सोनेटो से ओरिजिनेट हुआ जिसका अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग। अगर आप इसके बारे में बात करें, इसकी एटिमोलॉजी के बारे में बात करें या इसको यूज करने का एक सेंस देखें, तो सबसे पहले 13वीं शताब्दी में इसे जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले, या मैं कहूं कि जिनका एट्रीब्यूशन इसमें बताया जाता है वो है जियाकोमो डा लेनेंटिनी। सुनना, एक आपने नाम सुना है बार बार, पेट्रार्कन सोनेट, या जो है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्का, जिन्हें फादर ऑफ जो है वो सोनेट कहा जाता है। सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो जियाकोमो डा लेनेंटिनी का आता है। लेकिन वास्तविकता में 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में इसका ओरिजिनेशन हुआ, 14वीं शताब्दी में फ्रांसिस्को पेट्रार्का ने इसे मूल तौर पे पॉपुलराइज किया। और वहीं से हम एक सोनेट का एक टाइप पढ़ते हैं जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम इटालियन सोनेट। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि सोनेट 14 लाइन की एक लिरिकल पोइम होती है। मूल तौर पे इसका एक खास पैटर्न होता है, ये एक स्टेंजा में लिखी जाती है। पहले इसकी खासियत समझिएगा, एक लिरिकल पोइम है, 14 लाइन है, एक ही सिंगल स्टेंजा में इसको लिखा जाता है, जिसमें एक ऑक्टेव यानी 8 लाइन का एक पार्ट होता है और बाकी 6 लाइन का एक पार्ट होता है जिसे हम सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव और सेस्टेट से मिलकर बनी हुई ये सोनेट जो है, जिसका ओरिजिनेशन 13वीं शताब्दी में कहां से शुरू होता है, इटली से शुरू होता है। इसका ओरिजिनेटेड वर्ड जो है वो सोनेटो है, जिसका अर्थ लिटिल सॉन्ग होता है। जियाकोमो डा लेनेंटिनी इसके मूल जो है वो इंट्रोडक्टरी जो है वो व्यक्ति हैं। उसके ठीक बाद में इसको पॉपुलराइज करने का काम जो है वो पेट्रार्कन, जो फ्रांसिस्को पेट्रार्का है, उन्होंने किया। इसलिए
पेट्रार्कन सोनेट भी हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा फादर ऑफ सोनेट भी मूल तौर पे आपको बहुत जगह दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की बात है क्योंकि फादर हमेशा उसे कहा जाता है जो ओरिजिनेट करता हो, जिसने सबसे पहले उसको यूज किया हो। तो ये बड़ा रहस्य है अभी भी इस बात को लेकर। आप गूगल करेंगे, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो कई बार आपको फ्रांसिस्को पेट्रार्का दिखाएगा और कई बार आपको जो है वो जियाकोमो डी लेनेंटिनी दिखाएगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अब सोनेट को लेकर चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इसके मेन पर्पस पे। अगर बात करें इस पोएम की तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक छोटा सा लाइफ स्पान इनका अपन पहले ही देख चुके हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा 1770 में इनका जन्म, और 1770 कोकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था और 1850 में इनकी मृत्यु हुई। इनका ये जो पोइम है, अभी फिलहाल अपन जो है वो राइटर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि राइटर पढ़ चुके हैं। ये जो पोइम है, इस पोइम का जिनर क्या है, तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। मैं पूरी बातचीत इस पे कर चुका हूं, फ्रांसिस्को पेट्रार्का के नाम पे है। 14वीं शताब्दी में फ्रांसिस्को पेट्रार्का ने इटली में इसे फेमस किया था। 14वीं शताब्दी में इटली में फ्रांसिस्को पेट्रार्का ने इसे फेमस किया था। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में थॉमस वाइट और जो है वो इन्होंने मतलब इंग्लिश में इसे यूज करना शुरू किया, ब्रिटिश में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, यानी इंग्लिश में इसे इंट्रोड्यूस करवाया। किसमें? 16वीं शताब्दी में, यानी उससे पहले 200 साल पहले ही जो है वो ये यूज कर रहे थे, इटली उसको जो है वो यूज कर रहा था। अब सुनना, लिरिकल पोइट्री है ये आपका जो है वो, इसका जनर क्या हो गया? पेट्रार्कन सोनेट है। ये एक लिरिक पोइट्री है जो एक्सप्रेस करती है पोएट के पर्सनल इमोशन। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में यहां विलियम वर्ड्सवर्थ खुद जो है वो भावनात्मक तौर पे आप लोगों से गुस्सा है। आप लोगों से मतलब उस समय के लोगों से, या आज भी कहूं तो आज भी अगर विलियम वर्ड्सवर्थ जिंदा होते और वो इस बात को लिखते तो हम लोगों को 100% क्रिटिसाइज करते, क्योंकि हम प्रकृति को बचाने की बात भी एसी वाले रूम में बैठ के करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि हम एक तरफ प्रकृति को बचाने के हजारों तरीके जो है वो सोच के बैठे हुए हैं, लेकिन उसे बचाने का एक छोटा सा प्रयास भी हम लोगों में से नहीं किया जाता। और उसी का मूल आधार है कि आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा लेवल पर बढ़ चुकी है, सर्दी गर्मी किसी चीज का पता ही नहीं चल रहा, कभी चलते ही तापमान ऊपर नीचे, और आने वाले 10, 15, 20 साल बाद में हमारे क्या हालात होने वाले हैं, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते। तो ये उन्होंने उसी टाइम पे लिख दिया था, 1802 और 1807 में हम चलेंगे। अब बात करते हैं इसके सब जनर की, तो सोनेट हो गई, रोमांटिक पोइट्री है क्योंकि रोमांटिक एरा से है, नेचर पोइट्री भी कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति की बातचीत इसमें की गई है, और आपका जो है वो डिडक्टिक इसका टोन या डिडक्टिक जो है वो पोइट्री इसकी रखी गई, कही गई है उसको, क्योंकि सर यहां एक हमें मॉरल लेसन जो है वो सीखने को मिलता है। डिडक्टिक मैंने पहले भी बताया है कि डिडक्टिक जब भी आपको कहीं पर वर्ड दिखाई दे तो इसका मतलब वहां एजुकेशन की बात की गई, वहां शिक्षा की बात की गई है, वहां से आपको कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त हो रही, उसकी टोन डिडक्टिक है। तो ये छोटी छोटी बातचीत हो गई। आपसे पूछे सीधा पूछेगा इसका कि भैया इसका जिनर क्या है, तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, लिरिक पोइट्री है, रोमांटिक नेचर और आपका जो है वो डिडक्टिक इसका भाव है। चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर इस पोएम की। तो सबको पता है कि जो सोनेट है उसकी लाइंस की संख्या कितनी होती है, टोटल संख्या हो जाएगी आपकी 14 लाइंस में है। इटालियन या पेट्रार्कन, मैंने कहा था इन दोनों को ही, चाहे इसको इटालियन सोनेट कह दो या इसी को पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। सोनेट के अलग अलग टाइप हैं, पेट्रार्कन सोनेट है, फिर शेक्सपियरियन सोनेट है, मिल्टॉनिक सोनेट है, तो वो हम धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी जुटाते रहेंगे। फिलहाल इसको सोनेट को एक अलग सेशन में पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। हम इसके राइम स्कीम की बात करें, ये पूछा जा सकता है क्योंकि सोनेट का राइम स्कीम पूछा जाना बहुत बेसिक होता है क्वेश्चन के तौर पे। तो इसकी राइम स्कीम आपका ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, ये कौन सा है? 8+6 यानी ऑक्टेव और सेस्टेट का एक भाव है जिसकी राइम स्कीम आपकी ए बी बी ए सी डी ई आपको दिखाई पड़ेगी। अगर इसके मीटर की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर है, यानी इसमें डेका सिलेबल है। इसमें क्या है? डेका सिलेबल। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। डेका सिलेबल मतलब 10 जो है वो सिलेबल हैं और 2 सिलेबल मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। ठीक है, पेंटा मतलब 5 जो है वो फिट है, पेंटा कहने का मतलब 5 फिट है, और आयम्ब कहने का मतलब इसमें जो है वो ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस, सिलेबल का एक टाइप होता है जो मैं आपको अलग से एक सोनेट के टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, तो उसको देख लीजिएगा। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल का जो है वो कितने हैं? आपके 5 फिट हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डेका सिलेबल, या इसे हम आयम्बिक पेंटामीटर कह रहे हैं। डन।
कंपोजिंग टाइम, ये बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। कंपोजिंग और आपका पब्लिशिंग ईयर, खास तौर से ध्यान रखना कि किसी भी पोएम से रिलेटेड ज्यादा जो क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है वो पब्लिशिंग ईयर की होती है, कि कब और किस कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर कंपोजिशन की बात करूं तो 1802, आपको याद होगा 1798 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपने को राइटर एस.टी. कोलरिज यानी सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर जो है वो लिरिकल बैलेट्स, जो उनका सबसे फेमस वर्क जहां से रोमांटिक वाद की शुरुआत बताई जाती है, वो लिखा। इसके अलग अलग पार्ट आए 1798, फिर 1800, है ना, इस तरीके से 4 पार्ट में उसे जो है वो इन्होंने लिखा। फिर बात आती है कि 1802 में इन्होंने लगभग 1802, है ना, अराउंड 1802 लिखा हुआ है, इसका मतलब लगभग 1802 में ये जो है वो कैलियस टू विजिट टू कैलिस विथ हिज सिस्टर डॉर्थी। आपको याद होगा इनकी सिस्टर जो डॉर्थी हैं आपका, उनके बारे में चर्चा की गई थी। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि डॉर्थी को भी कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्हें भी एक तरीके से जो है वो को ऑथर के तौर पे बहुत सारे कामों में जो है वो क्या मिलना चाहिए, एक तरीके से उन्हें भी पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा वो डॉर्थी वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी डायरी में लिखा था नेचर को लेकर, उससे प्रेरित होकर लिखा, है ना। कुछ इस प्रकार की बातचीत हमने लास्ट सेशन में की थी। मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसे 1807 में जो है वो पब्लिश किया गया, और इसे पब्लिश करने के लिए जो कलेक्शन नेम था उसका नाम था पोइम्स, है ना। ये कलेक्शन नेम है, पोइम्स इन द 2 वॉल्यूम्स। पोइम्स इन द 2 वॉल्यूम्स में 1807 में इसे पब्लिश किया गया। पोइम्स इन द 2 वॉल्यूम्स में इसे 1807 में पब्लिश किया गया, यानी 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा और 1807 में इसे जो है वो पब्लिश किया। इज इट? एक बार फिर से, पेट्रार्कन सोनेट है, ABBA, CDE, CDE, ये आपका ऑक्टेव 8 लाइन का, ये 6 लाइन का सेस्टेट। आयम्बिक पेंटामीटर आपको मैंने बता दिया, ये 1802 के आसपास लिखी गई। और बाद में बात करते हैं पब्लिशिंग ईयर की, तो 1807 इसका पब्लिशिंग ईयर है। साथ में इसे जो है वो इसका कलेक्शन जो नेम है वो है आपका पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। फिर इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए कि सर इनको प्रेरणा कहां से मिली, इसे लिखने की जो है वो ये प्रेरणा कहां से मिली, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेरणा का अर्थ क्या था कि एक तरफ जहां विलियम वर्ड्सवर्थ या बाकी जो हैं वो राइटर्स का झुकाव इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर की तरफ था, वहीं लोग जो हैं वो किसकी तरफ जा रहे थे उस टाइम पे, रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना। लेट 18th सेंचुरी और अर्ली जो 19th सेंचुरी है उसमें पहली जो है वो औद्योगिक क्रांति हुई। पहली क्या हुई? पहली जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब क्या हुआ कि सर यहां जो है वो उद्योग हैं वो बहुत तेजी से जो है वो ग्रो कर रहे थे, मतलब एक तरीके से लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जा रहे थे। तो वहां इन्होंने इसको लिखा, वहां से इसकी इंस्पिरेशन मिली। ये उस समय के दौरान लिखी गई। द पोइम रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ डिसइल्यूजनमेंट विथ मटेरियलिज्म। अब देखो वर्ड्सवर्थ जो हैं वो इस बात से बड़े दुखी हैं, इस बात से जो है वो डिसइल्यूजन उनमें जो है वो भरा हुआ है, किससे? भौतिकवाद से। मटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो बढ़ती हुई तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको लेकर, या फिर आपका है एलिनेशन फ्रॉम नेचर, नेचर से जो अलगाव है। एलिनेशन का अर्थ होता है अलगाव, अलग होना। मतलब मूल तौर पे मैं आपको समझाता हूं इसको अपनी भाषा में, आप यूं समझो कि जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, यानी लोग जो है वो इंडस्ट्री की तरफ, भौतिकवाद की तरफ जो है वो जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगे, तो एक तरीके से उनके मन में ये भाव आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है वो भौतिकवाद से बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित नहीं थे, मतलब नेचर के प्रति उनका भाव ज्यादा था। और वो ये मानते थे कि भौतिकवाद में यानी इंसान ने सिर्फ अपने लिए जो है वो सब कुछ खो दिया, वो नेचर की परवाह नहीं कर रहा, वो प्रकृति की परवाह नहीं कर रहा, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी परवाह नहीं कर रहा। कल को ऐसे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम सिर्फ जो है वो पैसा कमाने पे ही फोकस कर रहे हैं, ये सारी बातें।
तो इन चीजों से कि भाई लोगों का जो प्रकृति के प्रति अलगाव, अलगाव मतलब सेपरेशन जो है वो हो रहा था, प्रकृति से लोग जो हैं वो दूर हट रहे थे, या फिर भौतिकवाद की तरफ जा रहे थे, या फिर इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही थी। तो वहां से एक इंस्पिरेशन मिली, एक कटाक्ष के तौर पे इन्होंने इसको जो है वो लिखा। कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्सवर्थ रोमांटिक आइडियल्स व्हिच एम्फसाइज नेचर, इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेप्थ ओवर रैशनलिज्म एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, मतलब इनका जो है वो भाव किसकी तरफ था, इनका भाव जो है वो प्रकृति की तरफ ज्यादा था बजाय किसके, रैशनलिज्म और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के बजाय। यानी इनका जो है वो भौतिकवाद के बजाय भाव जो है वो थोड़ा सा प्राकृतिक तौर पे ज्यादा था। छोटी सी बातचीत है कि भाई भाव था तभी तो लिखा है। भाई ये भावनात्मक तौर पे जो है वो किन आइडियाज को फॉलो करते थे, ये नेचर को, इमेजिनेशन को और इमोशन को फॉलो करते थे, उनकी डेप्थ में जो है वो फॉलो करते थे। और दूसरी तरफ लोग प्रकृति की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए इसको लिखा गया। फिर बात आती है इसमें बहुत प्यारी सी, है ना, इसमें दो माइथोलॉजिकल जो है वो गॉड को लेकर जिक्र हुआ है। एक है आपका प्रोटियस और दूसरे हैं आपका ट्राइटन, है ना। प्रोटियस और ट्राइटन का जो है वो जिक्र हुआ है। अब थोड़ा सा एक वर्ड को समझना आप, माइथोलॉजी, है ना, कुछ मिथ है, मतलब एक ऐसी कहानियां माइथोलॉजिकल जो है वो, अगर कहानियों की मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसी बातचीतें हैं जो वास्तविकता में विश्वास नहीं की जा सकती, लेकिन लोग मानते हैं कि ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, लोग मानते हैं कि ऐसा था। जैसे बहुत सारी माइथोलॉजी है, अगर मैं आपको एक बहुत रिलेटेबल माइथोलॉजी की बात करूं तो कहते हैं कि चाय का आविष्कार कहां से हुआ, तो उसके बारे में एक लंबी कहानी चलती है कि साहब चीन से हुआ। कुछ कहते हैं कि वो जो बौद्ध धर्मन थे उन्होंने अपनी आंखों की पुतलियां, उनको नींद आती थी मेडिटेशन के समय तो उन्होंने जो है वो डाल दी। कोई कहते हैं कि एक राजा जो है वो पानी गर्म कर रहा था, उबाल के पी रहा था, उसके पेड़ की कुछ पत्तियां गिरी, मतलब कुछ जो है वो पत्तियां गिरी और उसका स्वाद चेंज हो गया। तो ये सब के सब जो है वो ऐसी बातें जिन्हें मानना थोड़ा सा अस्वीकार सा लगता है, लेकिन है ना, वो प्रस्तावित है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो दो गॉड का वर्णन किया गया है, एक आपकी क्लासिकल माइथोलॉजी में प्रोटियस और दूसरे आपके हैं ट्राइटन। ये बहुत पुराने, मतलब जो है वो आपके, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, प्रोटियस और ट्राइटन जो समुद्री देवता है, सी गॉड्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, है ना। ग्रीक माइथोलॉजी में दो समुद्री देवता है, समुद्र के देवता है, जिनको लेकर इसने जिक्र किया है। ठीक है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम में जिक्र किया है प्रोटियस और जो है वो आपके ट्राइटन के बारे में। इन्होंने एक टर्म और यूज की है, पैगन। इन्होंने एक टर्म और यूज की है, पैगन। ये सब हम समझते चलेंगे कि क्यों यूज की है, ये टर्म आई कहां से, इसका मतलब एटिमोलॉजी क्या है, अब कहां से ये यूज हुआ, वो सब सारी बातचीत। अब सुनो, क्लासिकल माइथोलॉजी की बात करें तो इन्होंने प्रोटियस और जो है वो ट्राइटन को मेंशन किया है, सी गॉड्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी सिंबलाइजिंग अ लॉस्ट कनेक्शन विद द डिवाइन एंड नेचर। और उनको जो है वो किसका सिंबल दिया है, वो किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये आपका सिंबल है लॉस्ट कनेक्शन विद डिवाइन, जो है वो भक्ति और नेचर जो है वो प्रकृति से जो मतलब कटते हुए कनेक्शन को जो है वो प्रतीत करता है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रोटियस और ट्राइटन कौन थे, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा नॉर्मल समझ में आएगा तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोटियस जो है वो एक प्रोफेटिक सी गॉड थे। प्रोफेट होता है पैगंबर, मैं आपको बताऊं, पैगंबर बोले तो भगवान का दूत, है ना, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, भगवान का, जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं ना मोहम्मद पैगंबर साहब, है ना, एक तरीके से भगवान का दूत कहा जाता है कि साहब बस उनसे सीधे तौर पे जो है वो मतलब एक तरीके से वही ईश्वर है। तो हु इज ही, अ प्रोफेटिक सी गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी नोन एज द ओल्ड मैन ऑफ सी, जिसे समुद्र का बूढ़ा आदमी भी कहा जाता था, जिसे समुद्र का बूढ़ा आदमी भी कहा जाता था। देख पा रहे हो आप, है ना, समुद्र जो है वो वहां है। ये जो पिक्चर है वो ओरिजिनल पिक्चर है जो विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगी, आप आराम से सर्च भी कर सकते हैं। फिर किसका सिंबल है, सिंबल है ये प्रोटियस कुड चेंज हिज शेप एंड फोरटेल द फ्यूचर बट ओनली टू दोज हु कुड कैप्चर हिम। ग्रीक माइथोलॉजी में एक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रोटियस जो है वो क्या कर सकते थे, वो अपने जो शेप है यानी अपना जो शरीर का आकार है उसको चेंज कर सकते थे। अब सोचो, माननी आती नहीं आती, लेकिन मान्यता है कि प्रोटियस एक समुद्री देवता थे जो अपने शरीर का आकार चेंज कर सकते थे और किसी का भी भविष्य बता सकते थे। शर्त यह थी कि क्या होना चाहिए, उनको पकड़ लेना होगा, यानी बट ओनली टू दोज हु कुड कैप्चर हिम, जो उनको पकड़ पाते,
अब सोचो किसी देवता को, समुद्र के देवता को कैसे तो आदमी पकड़ेगा, कैसे तो आदमी पकड़ेगा और कैसे उससे अपना भविष्य जानेगा, और वो भी एक ऐसा भगवान, एक ऐसा समुद्र का देवता जो अपनी आकार तक बदल लेता है, तो अपने आकार तक ही बदल लेता है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी वास्तविकता में मिथ ही प्रतीत होती है, माइथोलॉजिकली जो है वो उस पर चर्चा की गई है। तो ये सिंबल है कि प्रोटियस एक ऐसे समुद्री देवता थे जो अपने शरीर को चेंज कर लेते और वो भविष्य बता सकते थे अगर उनको कैप्चर कर लिया जाए। अब इस पोइम में जो है वो इनको क्यों यूज किया गया, प्रोटियस का जो है वो जिक्र क्यों आया है? प्रोटियस रिप्रेजेंट्स द मिस्ट्री एंड पावर ऑफ नेचर। प्रोटियस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां प्रोटियस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटियस रिप्रेजेंट करते हैं द मिस्ट्री एंड पावर ऑफ नेचर। प्रकृति के जो है वो मिस्ट्री को, प्रकृति के रहस्य को, प्रकृति के रहस्य को और प्रकृति की जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। रहस्य कैसे? यार रहस्य ही है, कोई आदमी कैसे अपना जो है वो शरीर चेंज कर सकता है, तो उनको लेकर एक सिंबलिज्म के तौर पे कि ऐसा, ठीक है, कैसा? प्रोटियस के जैसा। तो प्रोटियस कौन? जो शरीर का आकार चेंज कर लेता, मतलब रहस्य। और पावर क्या है कि वो किसी का भी जो है वो क्या बता सकते थे? भविष्य बता सकते थे। पावर ऑफ नेचर, समथिंग दैट वाज वंस रिवर्ड एंड रेस्पेक्टेड बट इज नाउ इग्नोर्ड। जिनको एक समय पर क्या किया जाता था? रेस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन अब उनको इग्नोर किया जाता है। आजकल तो मानते ही नहीं है कि ऐसी कोई जो है वो माइथोलॉजिकल जो चीजें हो सकती है, मान्यता ही नहीं है। तो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब यहां जो है वो प्रोटियस का जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ इसलिए किया है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर सके? मिस्ट्री और पावर को रिप्रेजेंट कर सके। नेचर की जो मिस्ट्री और पावर है कि प्रोटियस भी तो थे, है ना, कि नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, प्रकृति उतनी पावरफुल है जैसे कि प्रोटियस, यानी वो अपना आकार चेंज कर सकते थे, है ना, वो जो है वो भविष्य बता सकते थे, तो वैसे ही प्रकृति है। Meaning, Wordsworth suggests he would rather believe in Proteus than live in a world detached from nature. अब देखो यहां बहुत प्यारा सा एक अर्थ उन्होंने दिया है कि वर्ड्सवर्थ ये सजेस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं he would rather believe in Proteus। देखो उनको भी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं प्रोटियस पर बिलीव करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं तो मान लूंगा कि प्रोटियस थे और ऐसे थे कि जो अपना आकार चेंज कर लेते थे, समुद्र के देवता थे, एक ओल्ड मैन ऑफ सी कहा जाता था उनको, है ना, मैं तो उन पर विश्वास ज्यादा कर लूंगा। देन लिव इन अ वर्ल्ड डिटेच्ड फ्रॉम नेचर। मैं एक ऐसे संसार में रहना पसंद नहीं करूंगा जिसमें प्रकृति के प्रति लगाव नहीं है। इसकी बजाय मैं एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में जो है वो बिलीव करना पसंद करूंगा जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि भैया मैं सब कुछ झूठ मानने को तैयार हूं, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो, तुम जो प्रकृति का सत्यानाश करने पे तुले हुए हो, प्रकृति के प्रति डिटैचमेंट जो तुम लोगों में आया है सिर्फ पैसा कमाने के लोभ लालच से, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं झूठी कहानियां मान लूंगा, लेकिन ये मेरे बर्दाश्त में नहीं है भैया। साथ में एक और जो है वो ग्रीक गॉड, आपके सी गॉड जो है वो कहे गए हैं आपके ट्राइटन। सी गॉड ट्राइटन जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और आपका जो है वो पोसिडन के बेटे हैं ना। इससे नहीं पूछता, ये तुम्हें बहुत डेप्थ में ले गया, बहुत ज्यादा डेप्थ में। यहां से ऐसे नहीं पूछेगा कि भैया ट्राइटन जो है वो किसके बेटे थे। यहां इतना जो है वो इस पोएम में ऐसा पूछा जाता है कि जो ग्रीक माइथोलॉजिकल है, जैसे मान लो कि ये पूछ लिया कि अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया प्रोटियस एंड टाइटन द ग्रीक गॉड्स, है ना, ग्रीक सी गॉड्स आर रिलेटेड टू, तो फिर हमें बताना होगा कि ये किस पोइम से या किस राइटर से जो है वो रिलेटेड है, किन्होंने जो है वो इनको मूल तौर पे यूज किया है या किस पोइम में यूज किया है। या फिर ये पूछ लिया कि ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी कोई सिंबलिज्म के आधार पर क्वेश्चन देता है। उसमें ये नहीं पूछेगा कि बताओ जो है वो ट्राइटन के पिता का नाम क्या था, ट्राइटन के ये तो नॉर्मल है, जनरल नॉलेज के तौर पर कि जो पोसिडन के पुत्र हैं ऑफन डिपिक्टेड ब्लोइंग अ कॉन्च शेल टू काम और रेज द वेव्स। अब यकीन आता है क्या कि कोई ऐसा समुद्री जो है वो देवता थे, कोई ऐसे समुद्री जो हैं वो भगवान थे, देवता थे, जो एक क्या करते थे? ब्लोइंग अ कॉन्च शेल, है ना, एक जो है वो शंख बजाया करते थे, एक जो है वो शंख बजाया करते थे, और उस शंख से जो है वो क्या करते थे? समुद्र की जो लहरें हैं उनको शांत और उनको रौद्र करने का काम करते थे। यानी वो शंख बजा करके समुद्रों की लहरों को शांत कर देते, और शंख बजा करके जो है वो क्या कर देते? आपके वेव्स को जो है वो तेज कर देते।
तो थोड़ा तो माइथोलॉजिकल लग रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा। इसका सिंबल क्या है? हिज हॉर्न सिंबलाइजेज द वॉइस ऑफ नेचर, पावरफुल एंड डिवाइन, है ना। उनका जो हॉर्न है वो किसका सिंबल है? वो प्रकृति की जो है वो आवाज, पावरफुल, आपका प्रकृति का जो है वो पावर और डिवाइन को प्रदर्शित करता है। इस पोइम में इसका यूज क्यों किया गया है, यानी प्रोटेस और ट्राइटन में ट्राइटन का यूज क्यों किया गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, इमेजिन्स हियरिंग ट्राइटन्स हॉर्न एज अ मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअल रेवल्यूशन, कि वो उनका जो शंख है उसका जो वादन है उसको कैसे सुन रहे हैं? वो एक तरीके से स्पिरिचुअल सुन रहे हैं, कि उनको सुनकर के, उस शंख की आवाज सुनकर के उनको बहुत ही स्पिरिचुअल जो है वो भावनात्मक तौर पे वो उससे जुड़ रहे हैं। द आइडिया ऑफ ट्राइटन ऑफर्स अ सेंस ऑफ होप एंड रिकनेक्शन विद नेचुरल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस। और यहां अर्थ क्या है? ट्राइटन को याद करने के पीछे, ट्राइटन का यूज करने के पीछे अर्थ क्या है? कि एक सेंस ऑफ होप है और रिकनेक्शन है किससे? नेचुरल और स्पिरिचुअल फोर्सेस से। डन। तो ये छोटी सी बातचीत है, इसके बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरा ये था कि मैं एक बार आपको जो है वो प्रोटियस और ट्राइटन को समझा दूंगा ना, कुछ इस प्रकार से। बहुत पुराना ग्रीक माइथोलॉजी की बात की गई है। इसका बाइबलिक एलिजन भी आपको, यानी बाइबल से भी इसका अटैचमेंट मिलता है, जिसमें ये कहा गया है इस पोइम में। ये तो सीधा सीधा आपको कंट्रास्ट दिखाई पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको मॉडर्न, यानी जो है वो वर्तमान आधुनिक जो है वो भौतिकवाद, मॉडर्न मटेरियलिज्म कहने का अर्थ है आधुनिक भौतिकवाद, अभी जो चल रहा है, अभी मतलब अपने समय पे नहीं यार, किसके समय पे? विलियम वर्ड्सवर्थ के समय पे, जब इन्होंने लिखा तो उस समय पे ये आधुनिक भौतिकवाद विथ स्पिरिचुअल वैल्यूज, है ना। वर्सेस सामने इन्होंने क्या कर रखा है? स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफन फाउंड इन रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम्स। चलो अब बातचीत करना शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही फेमस लाइंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फेमस लाइंस लिखी हुई आएगी उसमें से सबसे ऊपर वाली लाइन सबसे टॉप की है और वो याद करनी है। द वर्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट और पावर्स। ये किसका है सर? ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई पोइम द वर्ड इज टू मच विद अस का है। ठीक है, ये लाइन लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, है ना। ये मैं आगे अर्थ भी बताऊंगा इनका सबका जब पोइम पे बातचीत कर रहे होंगे। वी हैव गिवन और हर्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून। ठीक है, आपका घिनौना, सॉर्डिड का अर्थ होता है घिनौना। ग्रेट गॉड आई हैड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, है ना। ये तीन लाइनें आपको याद रखनी है, खासतौर से ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट और पावर्स, विल ले वेस्ट और पावर्स। अब बात आती है इसमें थीम्स विद एक्सप्लेनेशन की, कि सर थोड़ा सा जो है वो थीम्स को भी समझा दो। तो सबसे पहले जो इसकी सेंट्रल थीम है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बस इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरी पोइम में एक ही बातचीत को बार बार दोहराया गया है, और वो है मटेरियलिज्म और नेचर, भौतिकवाद वर्सेस प्रकृति, कि भौतिकता और प्रकृति में जो है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दर्शाया गया है। तो इसकी सेंट्रल थीम है। पोइम जो है वो क्रिटिसाइज करती है किसको? हाउ पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ गेटिंग एंड स्पेंडिंग, है ना, जिसको हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। कंज्यूमर मतलब एक तो होता है कंज्यूमर लाइक कि जब हम कहते हैं ना कि किसी चीज को गेन करना, लाइक कंज्यूम करना, उपभोग करना। कंज्यूम होता है उपभोग, सही वर्ड तो उसका। तो उपभोगिता इसका जो है वो कंज्यूमरिज्म का अर्थ हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? द पोएम क्रिटिसाइजेस हाउ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि लोग कितना बुरी तरीके से सिर्फ किसके पीछे हैं, यानी किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाओ खर्च करो, कमाओ खर्च करो, पूरी तरीके से भौतिक हो रखे हैं। लजिंग देयर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कनेक्शन विद नेचर, और वो क्या कर रहे हैं? अपना स्पिरिचुअल, अपना आध्यात्मिक और जो है वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो प्रकृति के प्रति छोड़ रहे हैं, यानी उनका ध्यान, उनका मन प्रकृति से हट रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलिनेशन फ्रॉम नेचर, एलिनेशन मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं, दोबारा से एक बार बता दूं। अलगाव, अलगाव मतलब अलग होना, प्रकृति से हमारा जो है वो जुड़ाव कम होना, प्रकृति से हमारा जुड़ाव कम होना। वर्ड्सवर्थ मॉन्स, वर्ड्सवर्थ इस बात पे जो है वो दुख प्रकट करते हैं, मौन करते हैं, द लॉस्ट बॉन्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, कि हमने जो है वो मतलब जो प्रकृति है उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, प्रकृति की वास्तविक जो सुंदरता है, उससे अपना बॉन्ड खो दिया है। ठीक है,
कैसे? लाइक द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, कि जैसे सी यानी आपका जो है वो समुद्र क्या करता है? दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र अपना दिल खोलकर जो है वो किसके सामने जो है वो पड़ा रहता है? चांद के सामने पड़ा रहता है। प्रकृति का दृश्य है भाई, समझो। ये ऐसे कहने का मतलब क्या है? देखो ऐसे समुद्र है नीचे, ठीक है, पूरा समुद्र है, पूरा मतलब जो है वो खुला हुआ है, चारों तरफ से जो है वो समुद्र है, ऊपर कौन है? चांद है। तो कहते हैं कि भाई समुद्र जो है वो दिल खोल करके अपना पूरा जो है वो एक तरीके से चांद के सामने जो है वो लेटा हुआ है, चांद के सामने जो है वो पड़ा हुआ है। और द विंड्स दैट वी ब्लोइंग दैट बी हॉलिंग एट ऑल हार्स, और जो हवाएं हैं, जो विंड्स है, वो क्या चल रही है? दैट बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, वो लगातार हर घंटे में यानी लगातार जो है वो हॉल कर रही है, गर्जना करते करते जो है वो लगातार चल रही है। तो प्रकृति का दृश्य है कि हवाएं चल रही है, प्रकृति में जो है वो प्रकृति का सुंदर वातावरण का चित्रण है कि हवाएं चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तेज गर्जना के साथ में जो है वो हवाएं चल रही है, समुद्र जो है वो पड़ा हुआ है, मतलब पड़ा होने का मतलब जो है वो दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, उसके ऊपर एक प्राकृतिक जो है वो सुंदर सा चांद है और वो उसको देख रहा है। इस प्रकार से मतलब कवि है भाई, कवि कुछ भी कर सकता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस कहने का अर्थ है कि भैया हमारे अंदर जो है वो स्पिरिचुअली एम्प्टीनेस आ चुकी है, यानी हम आध्यात्मिक तौर पे जो है वो क्या हो चुके हैं? खाली हो चुके हैं। आध्यात्मिक तौर पे क्या हो चुके हैं? खाली हो चुके हैं। मेटेरियल परस्यूट्स हैव मेड ह्यूमंस इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हॉलो। तो मेटेरिकल चीजें हैं, यानी जो भौतिक चीजें हैं वो परस्यू करने के चक्कर में, परस्यूट्स यानी उन्हें जो है वो अधिकार में लाने के चक्कर में हमने इंसानों को क्या बना दिया गया है? इमोशनली और स्पिरिचुअली जो है वो खोखला बन गए हैं। हम इमोशनली, और ये तो है आज के टाइम भी देख लो भले ही, हम प्रकृति से कहीं ज्यादा तवज्जो देते हैं पैसा। हमारे हिसाब से जो है वो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? पैसा। वो आपके बारे में बात नहीं, वो मैं भी आप ही के जैसा हूं, हम सभी एक जैसे हैं। मैं इस बारे में कभी भी ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं मैं तो प्रकृति के प्रति पूरा जो है वो भाव रखता हूं। नहीं, हम सबकी विचारधारा एक जैसी ही हो गई है, ये वास्तविकता है। तो वो कह रहे हैं कि बस सिर्फ मटेरियल परस्यूट्स के लिए हम जो है वो इमोशनली और स्पिरिचुअली खोखले हो चुके हैं, लॉजिंग साइट ऑफ डीपर वैल्यूज, और हमने गहरी जो वैल्यूज हैं उनको, मतलब उनकी तरफ देखना जो है वो धीरे धीरे कम कर दिया है। ठीक है। पैगनिज्म एज अ बेटर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव है ना, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेट डे बाय डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट डेज कहते हैं अपन। ठीक है, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेटिव, और दूसरा अपन क्या कहते हैं कि सर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी दूसरा विकल्प। ठीक है, अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन, और अल्टरनेटिव विकल्प। अब सुनो, पैगनिज्म को जो है वो एक बेटर विकल्प कहा है, एक बेहतर विकल्प कहा है। व्हाट इज पैगन? व्हाट इज पैगनिज्म? पैगन जो है वो क्या है, थोड़ा सा इस टर्म को समझो। जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक है, हम जो है वो भगवान में विश्वास करते हैं तो हम कहे जाते हैं थीस्ट, आस्तिक जिसको हम लोग कहते हैं। समझना इन टर्म्स को, ताकि ये बात आगे भी आपको याद रहे। फिर हम भगवान में विश्वास नहीं करते तो हम एथिस्ट कहलाते हैं, यानी आपका जो है वो नास्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका नास्तिक हो जाएगा। फिर कुछ लोग हैं जो एक ही भगवान में विश्वास करते हैं, जिसे हम मोनोथिस्ट कहते हैं, यानी आपका एकेश्वरवाद, एक भगवान आपका। फिर आपका आता है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म या पॉलीथिस्ट जो है वो होता है आपका बहु, यानी एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करने वाले। ये तो छोटी छोटी बेसिक टर्म्स आ गई। अब बात करते हैं पैगन। पैगन मूल तौर पे उस भाव को कहा जाता है, पैगन वैसे तो कहते हैं कि नॉट बिलीव इन एनी रिलीजियन, किसी भी धर्म या भगवान में विश्वास नहीं करने वाला। इसको थोड़ा सा मैं एक टर्म को अगर समझाऊं तो, मैं बहुत पहले जब शुरुआत में ब्रिटिश लिटरेचर की शुरुआत हुई उस समय पे क्रिश्चियंस का जब भाव आया, मतलब एक तरीके से एंग्लो सेक्शन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो क्रिश्चियन जब है वो रिवील हुए, या क्रिश्चियंस ने अपना जो है वो भाव बनाना शुरू किया, तो उस समय एक कम्युनिटी ऐसी थी जिसे पैगन कहा गया। एक समुदाय ऐसा था जो मूल भाव, मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि हम सब के सब जो है वो एक किसी धर्म को मानते, हिंदुइज्म को,
ठीक है, हिंदू धर्म को मानते हो, उस समय पे एक कोई जो है वो समूह है, एक कोई समूह है या कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं वो कंप्लीटली उस धर्म के विपरीत है, यानी वो उस धर्म को नहीं मान करके जो है वो किसी और प्राकृतिक जो है वो धर्म को मानते हैं, या प्राकृतिक जो है वो देवताओं को मानते हैं, वो पर्टिकुलर धर्म के जो है वो प्रति मतलब एक तरीके से रेस्पेक्टेड नहीं है, तो उस टर्म में उसे पैगन कहा जाता है ना। ये इन्होंने ही यूज की थी सबसे पहले, जो है वो क्रिश्चियंस ने ही यूज की थी। जो नॉन क्रिश्चियंस थे ना, जो क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते थे, उनके लिए आपका जो है वो उन्हें एक टर्म दी गई थी पैगन। उन्हें क्या कहा गया था? पैगन। कि भैया उस समय पे क्रिश्चियन धर्म चल रहा था और वो एक समूह है, वो एक लोगों का एक समूह है जो उस धर्म को नहीं मानता था सेम टाइम पे, दैट विल बी कॉल्ड पैगन, दैट विल बी कॉल्ड पैगन। तो ये कह रहा है कि मैं पैगन बनना पसंद करूंगा। ये तो हमने पहले भी कहा था ना कि मैं पैगन बनना पसंद करूंगा, मैं जो है वो ऐसे संसार में रहना पसंद नहीं करूंगा जो प्रकृति के प्रति क्या नहीं है, समर्पित नहीं है। उससे बढ़िया तो मैं प्रोटियस और जो है वो ट्राइटन को मान लूंगा, प्रोटियस और ट्राइटन की बातों पर जो है वो बिलीव कर लूंगा, उनकी माइथोलॉजिकल जो है वो रेफरेंसेस पे बिलीव कर लूंगा। स्पीकर इमेजिन्स बीइंग अ पैगन, वो मतलब स्पीकर यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो खुद को कैसे इमेजिन करते हैं? एक पैगन के तौर पे इमेजिन करते हैं, बिलीविंग इन नेचर गॉड्स। जो किसमें विश्वास करेंगे? नेचर गॉड्स में। नेचर गॉड्स कौन है उस समय के? नेचर गॉड्स ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोटियस और ट्राइटन है, रेदर देन अ मॉडर्न पर्सन डिटेच्ड फ्रॉम द डिवाइन इन नेचर। वो कहते हैं कि मैं पैगन बनना पसंद करूंगा, मैं अब जो वर्तमान में जो तुम मान रहे हो, जिन भगवानों को मानते हो, मैं उनकी बजाय मैं किसी और जो है, यानी मैं क्रिश्चियन को मानने के बजाय मैं जो है वो नेचर गॉड्स को मानना पसंद करूंगा, बिल्कुल उलट चला जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसे संसार में रहना पसंद नहीं करूंगा जहां लोग प्रकृति के प्रति जो है वो समर्पित नहीं है। फिर उन्होंने नेचर की पावर और डिविनिटी की बात की है। नेचर इज पोर्ट्रेड एज लिविंग, डिवाइन एंड पावरफुल। नेचर को कैसा दिखाया है? नेचर को जो है वो लिविंग, जीवित दिखाया है, डिवाइन बिल्कुल भक्तिमय दिखाया है, और आपका जो है वो पावरफुल दिखाया है, वर्दी टू एंड रेवरेंस। ठीक है, चलो भैया अब बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं क्योंकि लगभग बातचीत मैं समझा चुका हूं। यहाँ कुछ सिंबल्स का यूज हुआ है, पहले ही मैं इनके बारे में चर्चा कर लूं क्योंकि ये एग्जैक्टली याद रखने हैं। जैसे यहाँ समुद्र का यूज हुआ है, विंड्स का यूज हुआ है, और मून, ये नेचर है, नेचर से रिलेटेड है सबके सब। तो इनका मीनिंग क्या है? समुद्र, विंड्स और आपका जो है वो मून। समुद्र को तो कहा है ना कि भैया समुद्र नीचे पड़ा हुआ है, मून ऊपर से देख रहा है, हवाएं जो है वो तेज चल रही है, हॉलिंग जो है वो गर्जना करते हुए बह रही है। तीनों बातें समझ में आ गई। समुद्र नीचे पड़ा हुआ है, मतलब एक तरीके से समुद्र फैला हुआ है, भाई मेरी बात को समझना। मून ऊपर से जो है वो उसको देख रहा है और हवाएं चल रही है। तो ये किसका क्या अर्थ देती है? ये सिंबल किसका अर्थ देते हैं? द अनटच्ड मैजेस्टिक फोर्स ऑफ नेचर। ये जो है वो नेचर की, प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, इसका जो है वो एक आधार है। यहां हवाओं का तेज गर्जना के साथ में बहना, लंबे गहरे बड़े समुद्रों का फैला होना, या फिर जो है वो चांद जो है वो उसका उस लेवल तक दिखाई देना, चंद्रमा की जो है वो रोशनी दिखाई देना, ये सब कुछ प्रकृति का मैजेस्टिक फोर्स जो है वो दिखाता है यार। प्रकृति तो बहुत सॉलिड है, प्रकृति का तो क्या ही कहो आप, है ना, ऐसे चुटकियों का खेल है उसके लिए। सिंबल प्रोटियस और टाइटन जो ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड है, इनको माइथिकल नेचुरल पावर्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि उस समय पे ये नेचुरल पावर्स ही तो थे। एक जो है वो शंख बजा करके क्या करते थे, ट्राइटन शंख बजा करके क्या करते थे, वेव्स को काम और जो है वो हाई करने का मतलब काम करते थे। और दूसरे जो प्रोटियस हैं वो क्या करते थे, सर प्रोटियस शरीर के आकार को चेंज कर लेते और वो किसी की भी भविष्यवाणी कर देते थे। वंस रिवर्ड बट नाउ फॉरगॉटन, जिनको एक समय पे रेस्पेक्ट की गई थी, सम्मान दिया गया था, लेकिन अब क्या किया गया है, भूला जा चुका है। सोर्डिड बून, सोर्डिड घिनौना जो है वो बून और बैन, आप लोगों ने सुना होगा कि ये बून है या बैन है। तो बून होता है वरदान, एक घिनौना वरदान। अब घिनौना वरदान कौन सा है? एन आयरनिक गिफ्ट ऑफ मटेरियल वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। घिनौना वरदान, देखो वरदान भी है और घिनौना भी है। कितनी मतलब कभी कभी तो है ना, कुछ वर्ड्स को देख करके ऐसा लगता है कि यार क्या ही लिख दिया है। वरदान, घिनौना वरदान, वरदान तो है लेकिन घिनौना है। और वरदान कौन सा है? एक आयरनिक गिफ्ट है ना। आयरनी दिखाई पड़ती है, विरोधाभास दिखाई पड़ता है किसमें, कि आपने स्पिरिचुअल हेल्थ की जगह जो चीज आपको वास्तविकता में इंसान को लेनी क्या चाहिए थी, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो है वो स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहां से आता? प्रकृति से जुड़ने से आता, प्रकृति के सम्मान से आता, प्रकृति के संरक्षण से आता। और हम आध्यात्मिक तौर पे जो है वो इमोशनली और आपका जो है वो ज्यादा कनेक्ट होते। डन। उसकी बजाय ये तो है बून,
ये तो है बून आपका। मेटेरियल वेल्थ हम लोगों ने जो है वो इसके ऊपर चुना है, यानी आध्यात्मिक जो है वो स्वास्थ्य की बजाय हमने मेटेरियल जो है वो वेल्थ को चुना है। और ये मेटेरियल वेल्थ एक तरीके से क्या है, घिनौना जो है वो वरदान है हमारे लिए। बोलो हाँ कि ना, कि भैया हमने आध्यात्मिक जो है वो हेल्थ के बजाय मेटेरियल वेल्थ को चुना है, यही हमारे लिए इट्स अ सॉर्डेड बोन, इट्स अ सॉर्डेड बोन, इज इट। चुनना क्या चाहिए था ये, जबकि चुना क्या है, सॉरी चुनना क्या चाहिए था, ये चुनना चाहिए था, उसके ऊपर ये चुना है। इसका मतलब है तो सही, बून तो कह रहे हैं, वरदान तो कह रहे हैं, लेकिन घिनौना वरदान कह रहे हैं कि ऐसा घिनौना वरदान हमें प्राप्त हुआ। नैरेटिव स्टाइल की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन लिरिकल वॉइस इसमें दिखाई गई है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ही लिखते हैं, खुद ही लिख रहे हैं, किसी और के लिए नहीं लिख रहे हैं, तो इसको फर्स्ट पर्सन लिरिकल वॉइस के तौर पे या फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इसको कहेंगे, जहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पर्सनल इमोशंस को और व्यूज को दिखा रहे हैं। इसकी जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव है, थोड़ा दुख है उनको, क्रिटिकल है और लॉन्गिंग है। लैंग्वेज सिंपल है लेकिन पावरफुल लैंग्वेज यूज की गई है, फिल्ड विथ रोमांटिक इमेजरी और एल्यूजन्स में यूज किए गए हैं। अगर फाइनल मैसेज पोएम की बात करें तो यहां वर्ड्सवर्थ जो है वो डिलीवर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, एक जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म डिलीवर करते हैं किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट फोकस ऑन मनी एंड कंजप्शन, कि हम सिर्फ जो है वो पैसा और उपभोग पे ध्यान दे रहे हैं। ही अर्ज ह्यूमैनिटी टू रिटर्न टू नेचर, वो ह्यूमैनिटी से, मानवता से जो है वो अर्ज करता है, मानवता से जो है वो एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं। और क्या रिक्वेस्ट करते हैं, कि वो प्रकृति की तरफ, इमोशन की तरफ और जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लौट आए, वो इस भौतिकवाद से बाहर निकलें, सिर्फ और सिर्फ पैसों और मोह माया से निकलकर जो है वो प्रकृति की तरफ, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ जो है वो लौट आए, विच आर एसेंशियल फॉर बैलेंस एंड पीस, जो आपकी शांति के लिए बहुत आवश्यक है, जो आपकी शांति और जो है वो बैलेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। दैट इज द फाइनल मैसेज। हियर इज द समरी ऑफ दिस पोएम। पहले अपन समरी पढ़ेंगे, फिर चीजें लगभग क्लियर होती चल रही है, तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ भी जाएगी। ये एक सोनेट है, सोनेट को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं, जो अब आपके लिए जरूरी नहीं होगी दोबारा चर्चा करना। इन दिस सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मैंने क्या कहा कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, यानी आधुनिक संसार है, आधुनिक समाज जो है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, उसके मेटेरियलिस्टिक जो नेचर है, उसका भौतिकवाद, जो भौतिक जो है वो प्रवृत्ति है, भौतिकवाद की जो प्रवृत्ति है कि बस पैसा, माया है ना, घर, गाड़ी, बंगला, ये वो सब कुछ है ना, तो ये जो प्रवृत्ति है विलियम वर्ड्सवर्थ उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसका आलोचना करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ आलोचना करते हैं किसकी, द मेटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, है ना, वर्तमान जो है वो आधुनिक संसार की मेटेरियलिस्टिक नेचर की आलोचना करते हैं। ही ऑब्जर्व्स दैट पीपल आर टू फोकस्ड ऑन मनी, वो इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि लोग ज्यादातर जो है वो किस पर फोकस किए हुए हैं, धन पे, ट्रेड, व्यापार पे एंड मटेरियल गेन, और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनका ज्यादा ध्यान है। एंड एज अ रिजल्ट दे हैव लॉस्ट देयर कनेक्शन विथ नेचर, और सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि वो पूरा समय अपना जो है वो सिर्फ अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें उनका नेचर यानी प्रकृति से, यानी इमोशन से और इमेजिनेशन से उनका कनेक्शन कट चुका है। वो इमोशनली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, वो इमेजिनेटिव नहीं हो पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार, वी वेस्ट और स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एनर्जीज ऑन, हम अपनी जो आध्यात्मिक और जो इमोशनल एनर्जी है उसको किस में वेस्ट कर रहे हैं। एक टर्म उन्होंने पोएम में यूज की है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाने में और खर्च करने में जो है वो बिता रहे हैं, कि जिस एनर्जी को, जिस ऊर्जा को हमें आध्यात्म की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए, जिस ऊर्जा को हमें नेचर के प्रति समर्पित करना चाहिए, उस ऊर्जा को हम कमाने और खर्च करने में जो है वो लगे हुए हैं। एंड नो लॉन्गर अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और कहते हैं कि इस संसार में सब लोग भौतिकवाद की तरफ इतना ज्यादा झुके हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस संसार का जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो प्राकृतिक संसार है, उसकी सुंदरता और उसकी पावर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई भी जो है वो चर्चा या उसके बारे में कोई भी बेहतर बातचीत नहीं कर रहे हैं। लाइक द सी, विंड एंड मून, ये क्या है, ये आपके जो है वो नेचुरल, वो है नेचुरल पावर को दर्शाते हैं, जैसे कि समुद्र है, हवाएं हैं, मून है, इनको अप्रिशिएट कोई कर ही नहीं रहा कि देखो चांद कितना सुंदर है। सबको ये है, ये तो है, हम कभी भी, आजकल वो बातें कहां होती है, पहले एक टाइम पे ऐसा होता था, आजकल कहां बात होती है चांद कितना सुंदर है। आदमी सोच रहा है चांद पे प्लॉट खरीदूंगा,
चांद पे प्लॉट लूंगा, बस पैसा कमाऊंगा, उधर मून पे बसूंगा मैं जाके, है ना। वो प्रकृति की सुंदरता को पहचान ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से भौतिकवाद में फंस चुका है। Wordsworth laments this disconnection and says that humanity is out of tune with nature। देखो क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इस बात का लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, दुख मनाते हैं। दिस डिस्कनेक्शन एंड सेज कि प्रकृति से जो आपका जो अलगाव हुआ है उसको लेकर वो विलाप करते हैं, और क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो नेचर से आउट ऑफ टोन हो चुकी है, यानी नेचर से बिल्कुल अलग लीक पर जा चुकी है। मानवता का ध्यान प्रकृति की तरफ, भाव की तरफ है ही नहीं। मानवता का ध्यान किसकी तरफ जा रहा है? भौतिकवाद की तरफ जा रहा है। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं। इन फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों। तो इन फ्रस्ट्रेशन ही इवन सेज ही वुड रेदर बी अ पैगन। वो कहते हैं कि इससे बढ़िया तो मैं पैगन बन जाऊं, इससे बढ़िया तो मैं एक पैगन बन जाऊं, यानी मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जो किसी जो है वो मतलब धर्म पे या किसी पर्टिकुलर जो है वो रिलीजन पे बिलीव ही ना करें। समवन हु बिलीव्ड इन एंशिएंट नेचर कोड, यानी मैं आज के समय के भगवान पे, आज के समय की चीजों पे बिलीव करने के बजाय मैं एंशिएंट गॉड्स, जो नेचर गॉड हैं, प्रकृति के जो देवता हैं, जो ग्रीक माइथोलॉजी में दो लोगों का जिनका वर्णन किया गया है, प्रोटियस और आपका टाइटन का, तो मैं वो बन जाऊं, पैगन बन जाऊं, और मैं तो जो है वो प्राचीन देवताओं की पूजा करने लगूं, उनको मानने लगूं, उनमें विश्वास करने लगूं। Because at least such a belief would make him feel a spiritual connection with the natural world। क्योंकि कम से कम उनको ये मानने के, जब मैं मानूंगा तो कम से कम मेरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होगा। इससे बढ़िया तो मैं उनको देवताओं को मानने लग जाऊं, तो कम से कम मैं आध्यात्मिक तौर पे जुड़ तो पाऊंगा चीजों से। He longs for a vision of mythological sea gods like Proteus and Triton as symbol of a lost harmony with nature। फिर वो कहते हैं कि जैसे प्रोटियस और ट्राइटन थे, जिनको उस समय पे बहुत ज्यादा सम्मान जो है वो मिलता था, आजकल वो क्या कर चुके हैं, अपनी जो है वो हार्मनी, मतलब प्रकृति में जो है वो अपनी एक भाव को जो है वो खो चुके हैं। यानी एक माइथोलॉजिकल जो है वो वर्णन भी उन्होंने साथ साथ में किया है। आ जाते हैं इसके ओरिजिनल टेक्स्ट पे, फटाफट से देख लो। ऊपर की 8 लाइन, ये जो 8 लाइन है वो ऑक्टेव है, ये आपका जो है वो सेस्टेट है, ठीक है। ये जो 9th लाइन है आपकी 1 2 3 4 5 6, ये जो 9th लाइन है, 8 यहां तक हो गए, 8th, ठीक है। 9th लाइन है, वो 9th लाइन क्या है सर? 9th लाइन को जहां से ऑक्टेव के बाद में सेस्टेट शुरू होता है, यानी 9वीं लाइन पे ही सेस्टेट शुरू होगा, तो एकदम से टोन में चेंज आएगा, और उसको जो है वो हम अपनी टर्म में वोल्टा कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द 9th लाइन ऑफ सोनेट विल बी कॉल्ड, द 9th लाइन ऑफ सोनेट विल बी कॉल्ड वोल्टा। अब थोड़ा सा ऑक्टेव और सेस्टेट का भाव भी समझ लो। ऑक्टेव में जो है वो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, या फिर जो है वो प्रॉब्लम्स होती है ना। मतलब 8 लाइन में जो है वो कवि बार बार क्वेश्चन करता है, प्रॉब्लम्स जो है वो उस पे बातचीत करता है, सिचुएशंस पे बातचीत करता है, परेशानियों पे बातचीत करता है। और सेस्टेट पे जो है वो क्या करता है? सेस्टेट यानी बाकी की 6 लाइन में जो है वो सॉल्यूशन, आंसर, विश्वास यानी बिलीफ, है ना, इन पे जो है वो क्या करता है, इन पे चर्चा करता है। ये सेस्टेट का वर्णन है। तो एकदम से क्वेश्चन करते करते 9वीं लाइन पे आते आते वो क्या करने लग जाएगा? सॉल्यूशन और आंसर की बातचीत करने लग जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर चेंज होता है, इंस्टेंट चेंज होता है, वो 9वीं लाइन में होता है। और 9th लाइन को हम अपनी टर्म में क्या कहते हैं? वोल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 8 लाइन ऑक्टेव हो गई और 6 लाइन क्या हो गई? सेस्टेट हो गई। पढ़ लूं? चलो फटाफट से। द वर्ल्ड इज, थोड़ा तो यही बता देता हूं ताकि पूरी चीज प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, है ना। संसार अब बहुत ज्यादा कर चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। अब संसार जो है वो भौतिकवाद की तरफ इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड होकर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि संसार जो है वो बहुत ज्यादा कर चुका है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट और पावर्स। चाहे पास्ट की बात करो चाहे प्रेजेंट की बात करो, यहां लेट एंड सून जो है वो लेट एंड सून, है ना, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट की भूतकाल में या अभी जो है वो वर्तमान में। यानी जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से लोग जो हैं वो इंडस्ट्री की तरफ जो है वो औद्योगिकता की तरफ बढ़े हैं, तब से वो क्या कर चुके हैं? सिर्फ उनका ध्यान किस पे है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाने और खर्च करने पे है।
वी ले वेस्ट और पावर्स, और हम इसी वजह से, यानी हमारा पूरा ध्यान भौतिकवाद की तरफ है, इसलिए हम क्या कर चुके हैं, वी ले वेस्ट और पावर्स। हम जो है वो अपनी शक्तियों को, वो शक्तियां जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से या जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, प्रकृति से जुड़ाव की जो शक्तियां हैं, उनको हम वेस्ट कर चुके हैं, उनको हम खो चुके हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। अब हमें इस प्रकृति में खुद के लिए लिटिल वी सी बहुत कम दिखाई पड़ता, ना के बराबर, यानी अब हमें इस प्रकृति में खुद के लिए ना के बराबर चीजें दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो भौतिकवाद पे है, तो प्रकृति में हमारे लिए क्या दिखाई पड़ेगा, इसलिए हमें प्रकृति में अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वी हैव गिवन और हर्ट्स अवे, हम अपने दिलों को यहां से दूर ले जा चुके। कहने का अर्थ क्या है, डिस्कनेक्शन ऑफ नेचर, डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर, कि हमने प्रकृति से जो है वो अलगाव बना लिया है। हम अपना जो दिल, जो प्रकृति के लिए जो है वो धड़कना चाहिए था, प्रकृति को समर्पित होना चाहिए था, उससे अभी दूर कर चुके हैं। अ सोर्डिड बून, और ये कैसा है, ये हमारे लिए एक घिनौना जो है वो वरदान है कि हमने स्पिरिचुअल हेल्थ के बजाय मेटेरियलिस्टिक वेल्थ को चुना है। हमने स्पिरिचुअल हेल्थ की बजाय मेटेरियलिस्टिक वेल्थ को चुना है। इट्स अ सॉर्डिड बून टू अस, इट्स अ सॉर्डिड बून टू अस। आगे कहता है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉटम टू द मून, कि जो समुद्र है, अब प्रकृति की जो है वो नेचर, पावर ऑफ नेचर बता रहा है कि ये जो समुद्र है, ये जो गहरा लंबा फैला हुआ समुद्र है, ये फैला पड़ा हुआ है किसके सामने, जो है वो मून के सामने जो है वो फैला पड़ा हुआ है। साथ में दैट विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, और जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो तेज गति से, तेज गर्जना के साथ में लगातार जो है वो हर घंटे पूरे दिन जो है वो चलती रहती है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, अब वो कैसी हो चुकी है, अब वो कैसी हो चुकी है, अप गैदर्ड हो चुकी है जैसे कि सोता हुआ फूल हो, यानी अब मुरझा चुके हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और हम सब चीजों से, मतलब भौतिकवाद में जाने के बाद में हम नेचर से जो कनेक्शन है वो हमारा हट चुका है, और अब हम क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, यानी नेचर से बाहर हो चुके हैं। प्राकृतिक जो एक संवेदना या प्राकृतिक अटैचमेंट हमारा होना चाहिए था, उस टोन से हम बाहर हो चुके हैं। इट मूव्स इज नॉट ग्रेट गॉड, ग्रेट गॉड आई हैड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉन। क्या कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं तो जो है वो एक पैगन बनना पसंद करूंगा, यानी पौराणिक, यानी जो है वो माइथोलॉजिकल ग्रीक गॉड्स को, उन भगवानों को मानना, जैसे प्रोटियस और जो है वो ट्राइटन को मानना पसंद करूंगा, बजाय एक ऐसे संसार में रहने के जहां प्रकृति को लेकर कोई भावना ही नहीं है। तो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, सो माइट, अब जब भी मैं क्या करता हूं, आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, मैं जब भी इस जो है वो सुखद घास के मैदान, लिया क्या होता है आपका, घास का मैदान पर खड़ा होता हूं, प्रकृति की जो है वो विशेषता। हैव ग्लिम्पेस दैट वुड मेक मी लॉस फॉरलॉर्न, तो वो जो इसके जो दृश्य हैं, इसके जो दृश्य हैं, यानी यहां से मुझे दिखने वाले जो प्राकृतिक दृश्य हैं, वो मुझे थोड़ा सा जो है वो क्या करते हैं, अभिभूत करते हैं, थोड़ा मुझे मतलब शांत करते हैं, पीसफुल बनाते हैं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं किसको देख पाता हूं, प्रोटियस को जो है, यानी समुद्री देवता को जो है वो समुद्र से निकलते हुए देख पाता हूं। और साथ में अगली लाइन क्या कह रहा है, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रिड हॉर्न, और जो ओल्ड जो आपके टाइटन है, मैं पुरानी जो टाइटन है, जो मैंने आपको बताया था कि शंख बजा करके वेव्स को ऊपर नीचे करते हैं, तो उनको भी मैं उनको सुन पाता हूं। अब इस प्रकार की बातचीत इन्होंने कही है, ये मैंने अपने शब्दों में एक बार आपको बता दी है, ठीक है। अब एक एक लाइन में आपको ये ओवरऑल उसको कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं लाइन टू लाइन। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव मैंने आप लोगों को समझाया कि ऑक्टेव में क्या होता है, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, या फिर जो है वो मतलब इसके बारे में बातचीत की जाती है, प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं, इन सब चीजों को लेकर। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी समरी और उसके बाद में लाइन टू लाइन। जैसे बातचीत हो रही है ऑक्टेव की समरी के बारे में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर जो मेन बातचीत है वो मॉडर्न ह्यूमैनिटी आपका जो है वो फॉर बीइंग कंज्यूम्ड बाय मटेरियलिज्म, कि जो मॉडर्न ह्यूमैनिटी है, यानी आजकल इंसान मटेरियलिज्म में, भौतिकवाद में इतना खो चुका है कि वो आधुनिक जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसको मतलब जो है वो छोड़ चुका है। आधुनिक मानवता को छोड़ने का मतलब क्या है कि हमारा ध्यान जो है वो भौतिकवाद की तरफ ज्यादा है, बजाय हम मानवतावादी होने के बजाय। We have lost touch with nature's beauty and spiritual depth. हम किसका जो है वो टच खो चुके हैं, हम संसार का, यानी जो नेचर है, प्रकृति की जो सुंदरता है, और साथ में जो स्पिरिचुअल डेप्थ है, आपकी आध्यात्मिक जो गहराई है,
प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक गहराई को हम भौतिकवाद के माध्यम से छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ किस में लगे हुए हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग में। लेटर एंड सून, प्रेजेंट, पास्ट एंड, लगातार जो है वो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, लगातार हम भौतिकवाद की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। नेचर इज एक्सप्रेसिव एंड डिवाइन बट वी आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू परसीव इट। नेचर जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव है और डिवाइन है, लेकिन हम इतने बिजी हैं या हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं सिर्फ किन चीजों में, मनी में, कमाने में, मनी, ट्रेड। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास में, मनी है, ट्रेड है, बाकी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि हम नेचर के प्रति जो है वो जुड़ाव या लगाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं लाइन टू लाइन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के बारे में, तो वर्ल्ड यहां सिंबल है किसका, मैटेरियलिज्म का और कंज्यूमरिज्म का। कंज्यूमरिज्म मैंने आपको उपभोक्तावाद बताया है, उपभोग करना किसी चीज का, कंज्यूम करना उसको, और मैटेरियलिज्म आपका क्या हो गया, भौतिकतावाद। बट वर्ल्ड, संसार किसके लिए कह रहे हैं हम, संसार वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं कि हम जो है वो आजकल किस में ज्यादा है, संसारिक मोहमाया में, सांसारिक मोहमाया में जो है वो ज्यादा पड़े हुए हैं। और वो सांसारिक मोहमाया क्या है सर, वो भौतिकवाद और जो है वो आपका कंज्यूमरिज्म है। डन। अब इसका लिटरल मीन क्या है, यहां लेट एंड सून एंटीथीसिस है, दो अलग अलग ऑपोजिट वर्ड एंड से जुड़े हुए हैं। वी आर ओवरली इन्वॉल्व विद वर्ल्डली अफेयर्स, कि हम संसार के बाह्य कार्यों में बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, ओवरली इन्वॉल्व हो चुके हैं इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। लेट एंड सून यहां किसके लिए यूज किया गया है, पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए यूज किया गया है, कि भूतकाल से लेकर वर्तमान तक हम लगातार पिछले काफी समय से जो सांसारिक मायामोह है उनमें ज्यादा जो है वो अपने आप को झोंक रहे हैं। एंटीथीसिस हो गया, सिंबल हो गया, वर्ल्ड जो है वो किसका सिंबल है, भौतिकवाद का जो है वो मैटेरियलिज्म का या कंज्यूमरिज्म का सिंबल है। एक्सप्लेनेशन के तौर पे ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन प्रीऑक्युपाइड विद वर्ल्डली मैटर्स, इंसान जो है वो ज्यादातर किन चीजों में जो है वो घुला हुआ है, सांसारिक जो है वो कार्यों में लगा हुआ है। एंड इट्स ओवरवेलमिंग, है ना। चलो अब बात करते हैं सेकंड लाइन क्या है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग एंड स्पेंडिंग भी क्या है सर, ये भी आपका जो है वो एंटीथीसिस हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, एंटीथीसिस हुआ, है ना। गेटिंग मतलब पाना और स्पेंडिंग का अर्थ होता है खर्च करना, पाना और खर्च करना। तो हम किस में लगे हुए हैं कि हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। वी ले वेस्ट और पावर्स, और हम जो हमारा स्पिरिचुअल जो पावर है, हमारा जो इमोशनल पावर है, उसको सिर्फ जो है वो कमाने में और खर्च करने में व्यर्थ कर रहे हैं। व्हाट द पॉइंट वांट्स टू से, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या कहना चाहते हैं, वी वेस्ट और स्ट्रेंथ, कि हम अपनी शक्तियों को जो है वो किस पे वेस्ट कर रहे हैं, बाय अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कमाने और खर्च करने में ही व्यर्थ कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव एनर्जीज आर बीइंग एग्जॉस्टेड, हमारी जो स्पिरिचुअल जो एनर्जी है, हमारी जो आध्यात्मिक और क्रिएटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। हम पूरा ध्यान जो है वो पूरी एनर्जी किस पे लगाए हुए हैं, वर्ल्डली अफेयर्स पे लगाए हुए हैं, सांसारिक कार्यों पे लगाए हुए हैं, और हमारा मूल ध्यान किस पे है, अर्निंग और स्पेंडिंग पे है। यहां पर एंटीथीसिस हो गया आपका कौन सा, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। Explanation, we use up of human potentials in chasing money and material goods. हम ह्यूमन पोटेंशियल्स को किस में लगा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने में और मटेरियल चीजों को ज्यादा जो है वो अच्छा बनाने में, ज्यादा खरीदारी में, उन्हीं चीजों में लगा रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ऑर्स। अब संसार में इंसान इतना डूब चुका है, सांसारिक जो है वो भौतिकवाद में व्यक्ति इतना डूब चुका है कि प्रकृति में उसे खुद के लिए ना के बराबर चीजें नजर आती। उसे लगता है कि प्रकृति में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मुझे प्रकृति से या प्रकृति के मुझे जो है वो 1% भी हमारा क्या नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। लिटिल मीनिंग क्या कहता है इसका, वी सी लिटिल ऑफ आवरसेल्व्स इन नेचर, कि हम खुद को जो है वो ना के बराबर प्रकृति में देखते हैं। वी हैव लॉस्ट और कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि हम संसार जो है वो प्राकृतिक जो संसार है उससे अपना जो है वो जीवन हटा चुके हैं। ह्यूमंस नो लॉन्गर फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड। फोर्थ लाइन क्या है, वी हैव गिवन और हर्ट्स अवे अ सोर्डिड बून। सोर्डिड बून किसको कहा था, आपका एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा वरदान जो घिनौना वरदान है ना। यहां मैंने आपसे बात की थी कि जहां हम
मेटेरियलिस्टिक वेल्थ को चुनते हैं बजाय स्पिरिचुअल हेल्थ के, है ना। सॉर्डिड बून जो है वो कहने का मतलब क्या है कि साहब आपने मेटेरियलिस्टिक वेल्थ चुनी है, किसकी बजाय, जो है वो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ की बजाय। लिटिल मीनिंग क्या है, वी हैव गिवन अवे और हर्ट्स अ शेमफुल गिफ्ट। हम अपने दिलों को, मतलब हम अपने जो है वो दिल से प्रकृति को दूर कर चुके हैं, और ये वास्तविकता में एक शर्मनाक उपहार है। प्रकृति को जो उपहार हमें देना चाहिए उनमें से एक शर्मनाक उपहार क्या है कि हम प्रकृति से खुद के दिलों को दूर कर चुके हैं, यानी प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वी हैव ट्रेडेड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस। गजब लाइन लिखी है कि हमने किसका व्यापार किया है, हमने जो है वो किसका, ये हमारे लिए जो है वो शेमफुल, एक शर्मनाक गिफ्ट क्यों है, शर्मनाक उपहार क्यों है, क्योंकि हमने इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन का व्यापार किया है, ट्रेड किया है प्रकृति से, किसके लिए, मेटेरियलिज्म के लिए। यानी हमने जो है वो सिर्फ भौतिक चीजों को खरीदने के लिए हमारे इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शंस को बेच दिया। ठीक है, भौतिकवाद की तरफ ध्यान दिया। पूरी कविता, पूरी पोएम में बार बार एक ही वर्ड, भौतिकवाद, 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 भौतिकतावाद। इसमें ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन दो वर्ड एक साथ में जो है वो अपोजिट आया ना, विदाउट एंड, तो वो ऑक्सीमोरन है आपका। तो क्या आ रहा है आपका, सॉर्डिड बून, यानी आपका घिनौना और आपका वरदान। तो जाहिर सी बात है वरदान घिनौना कैसे हो सकता है, क्योंकि वरदान तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वर्ड इसके साथ में क्या है, नेगेटिव है। एक्सप्लेनेशन, दिस गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी इज स्पिरिचुअल डैमेजिंग, है ना, स्पिरिचुअली डैमेजिंग। वो हमें क्या कर रहा है, स्पिरिचुअली डैमेज कर रहा है, हम स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ नहीं जा रहे हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। अब जो है वो प्रकृति के मतलब स्ट्रेंथ का वर्णन चल रहा है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, वो कितनी पावरफुल है, नेचर कितना पावरफुल है, उसके बारे में बात करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि जो सी है, समुद्र है, रिवील्स इटसेल्फ टू द मून, वो खुद को किसकी तरफ दिखाता है, यानी वो खुद को चंद्रमा को दिखाता है। अब चंद्रमा को दिखाने का मतलब, समुद्र यूं है, चंद्रमा ऊपर है, तो वो तो देखेगा ही। आपका सिंबॉलिक मीन क्या है, सी यहां फेमिनिन के तौर पे यूज किया गया है। सी यहां किसके तौर पे, फेमिनिन के तौर पे, यानी स्त्रीलिंग के तौर पे यूज किया हुआ है, ओपन डिवाइन नेचर। और मून यहां टाइमलेस नेचुरल रिदम के तौर पे यूज किया गया है। ये दोनों याद रखना कि सी को सिंबल के तौर पे फेमिनिन, ओपन या डिवाइन नेचर के तौर पे, और मून को जो है वो टाइमलेस नेचुरल रिदम के तौर पे यूज किया गया है। पोएटिक डिवाइस, इसमें पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और बात की एक्सप्लेनेशन की जाए तो नेचर इज ओपन एंड गिविंग बट वी इग्नोर इट्स ब्यूटी। कह रहे हैं मतलब नेचुरल जो है वो ब्यूटी दिखा रहा है कि नेचर कितना सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर है, लेकिन हम इसको लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं। पूरा बड़ा समुद्र जो है वो मून के सामने जो है वो मतलब एक तरीके से फैला हुआ है, चंद्रमा उसको देख रहा है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। द विंड्स दैट विल हॉलिंग ऑल एट ऑल हार्स। अब किसकी बात हो रही है, पहले बात हुई सी, मून, और अब बात हो रही है विंड की, है ना। मैं पहले बता चुका हूं कि ये तीनों सिंबल हैं किसके, प्रकृति की स्ट्रेंथ के। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, कहने का मतलब क्या है कि ये जो हवाएं हैं तेज गति से जो है वो हॉल करते हुए, मतलब एक तरीके से जो है वो तेज आवाज करते हुए जो है वो चल रही है, लगातार बह रही है। विंड्स हॉल ऑल डे एंड नाइट, रात दिन जो है वो हवाएं तेज आवाज के साथ में बह रही है। अब हवाएं आवाज करना, इट्स लाइक अ पर्सन, जैसे जो है वो आवाज करे। और आपका हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हॉलिंग एट ऑल आवर्स, ये क्या हो गया, अलिट्रेशन भी हो गया। ये क्या हो गया आपका, अलिट्रेशन भी हो गया। अब सुनो, नेचर इज ऑलवेज एक्टिव एंड अलाइव, हवा लगातार रात दिन बह रही है। ये कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति जो है वो सुबह से शाम तक, रात से दिन तक लगातार एक्टिव और अलाइव है, लेकिन हमारा उस प्रकृति की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ नेचर इज कॉन्स्टेंट येट वी आर इनडिफरेंट, कि नेचर का जो पावरफुल जो प्रेजेंस है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान इसकी तरफ ही नहीं है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अब आगे क्या कह रहे हैं, नाउ दे नेचुरल फोर्सेज। अब जो नेचुरल फोर्सेज है, यानी सी है, मून है, विंड्स है, ये जो नेचुरल फोर्सेज हैं आर गैदर्ड, अब वो कैसे इकट्ठे हो चुके हैं, जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स यानी सोते हुए फूल, मतलब मुरझा गए हैं। नेचर सीम्स डोरमेंट बिकॉज ह्यूमंस नो लॉन्गर नोटिस और एंगेज विद। अब प्रकृति जो है वो खुद जो है वो प्रफुल्लित क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंसान इसमें क्या नहीं ले रहा है, इसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। प्रकृति को उसने पूरी तरीके से जो है वो इग्नोर कर दिया है, नकार दिया है। पोएटिक डिवाइस आपका सिमली हो गया, सिमली जहां आपका जो है वो लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है कि वो कैसे गैदर हो रहे हैं, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। तो ये क्या हो गया सर, सिमली आपका जो है वो अलंकार हुआ।
एक्सप्लेनेशन आपका नेचर अपीयर्स इनएक्टिव नॉट बिकॉज इट इज बट बिकॉज वी आर ब्लाइंड टू इट। अब जो है वो मतलब धीरे धीरे जब हम प्रकृति को लगातार इग्नोर करते हैं तो प्रकृति खुद वास्तविकता में क्या नहीं होना चाहती है, खुद वास्तविकता में जो है वो इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, वो इनएक्टिव नहीं होना चाहती है, वो तो एक्टिव ही है, लगातार हवा चल रही है, समुद्र फैले हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है तो प्रकृति भी क्या हो जाती है, समय के साथ में इनएक्टिव हो जाती है, वो क्योंकि हमारा ध्यान हम उसकी तरफ कंप्लीटली ब्लाइंड हो रहे हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इस प्रकार से हम पूरी तरीके से प्रकृति से क्या हो रहे हैं, कहते हैं ना यू आर आउट ऑफ ट्यून। इसका मतलब जो ढरा चल रहा था, जो सेगमेंट चल रहा था, आप उससे बाहर नजर आ रहे हो। सो इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस और द नेचुरल पावर्स। Because of this, we are out of harmony with everything. Humans are spiritually disconnected with nature. इसका अर्थ क्या है, आपका आउट ऑफ ट्यून कहने का अर्थ क्या है कि इंसान जो है वो स्पिरिचुअली नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आउट ऑफ ट्यून जो है वो मेटाफर हो गया आपका, लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट्स आउट ऑफ की। अगर मान लो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आउट ऑफ की हो जाए तो हम कहते हैं ना भाई फिर तो धुन ही नहीं निकलेगी, तो ठीक वैसा ही है। 8 लाइन कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं सेस्टेट यानी बाकी की 6 लाइन, जिसमें हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेकर या बिलीफ को लेकर बातचीत करेंगे। वर्ड्सवर्थ यहां जो है वो विश करते हैं ही वर अ पैगन, कि ठीक है अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हुआ ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, अब वो बदलाव नहीं कर सकते, तो कम से कम वो अपने आप को शांत करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो मैं एक पैगन होता, मैं एक ऐसे जो है वो ग्रीक गॉड्स को यानी पहले के समुद्री देवताओं को, पुराने एंशिएंट देवताओं को जो है, प्राचीन देवताओं को मानता। आज के जो है वो इस प्रक्रम के बजाय तो जो है वो पुराने देवताओं को, ग्रीक माइथोलॉजी को मान लेता। वर्ड्सवर्थ विसेस ही वर अ पैगन बिकॉज इवन ओल्ड नेचर वर्शिपिंग, क्योंकि जो पुरानी जो प्रकृति है उसकी जो पूजा है, रिलीजियस है डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड विद नेचर। उस समय पे जो नेचर है उसके साथ में लोगों का जो रिलेशन था वो कैसा था, डीप था, स्पिरिचुअल बॉन्ड था एक। तो वो कहते हैं कि मैं तो पुराने समय में जाना पसंद करूंगा, है ना, बजाय आज के इस भौतिक संसार में रहने के बजाय मैं तो पैगन बन जाऊं, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, मेरा तो हे ईश्वर, मुझे तो अगर मैं मतलब मेरा बस चले तो मैं तो पैगन बन जाऊं, मैं तो क्या बन जाऊं, पैगन बन जाऊं। ही इमेजिन सीइंग माइथिकल गॉड्स लाइक प्रोटियस एंड ट्राइटन। वो खुद को कैसे इमेजिन करते हैं, जैसे वो किसको देख रहे हैं, जो है वो प्रोटियस को देख रहे हैं, जो सी गॉड है, भगवान जो है वो समुद्र के भगवान है, प्रोटियस ग्रीक माइथोलॉजी से लिया हुआ है, और आपका ट्राइटन एज सिंबल्स ऑफ अ टाइम व्हेन ह्यूमंस रिवर्ड एंड फेल कनेक्टेड टू नेचर। और ये उस टाइम की बात है। अब देखो सी गॉड को इनका अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, समुद्र के देवता है। किसके देवता है, समुद्र। तो लोग उस समय समुद्रों की पूजा करते थे। आपको याद होगा हमारी पौराणिक जो है वो कथाओं के अनुसार भी आपने देखा होगा, जैसे अगर जो है वो रामायण की बात करें तो भगवान श्री राम जैसे ही लंका फतेह के लिए जाते हैं, आपने एक सीन देखा होगा, तो वो समुद्र की पूजा करते हैं कि भाई मुझे रास्ता दिया जाए, है ना। हम उन लोगों में से हैं, ठीक है, हम उस जो है वो संसारिक जो है वो प्रवृत्ति से हैं। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठ के कचरा फैलाना, है ना, वहां जो है वो ऐसे दिख जाए बस वहां फिर थार घुमाना, ये तो हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है आजकल। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो उस समय में जाना चाहूंगा, उस एंशिएंट टाइम में जाना चाहूंगा जहां प्रोटियस और ट्राइटन जैसे समुद्री देवताओं की पूजा होती थी, है ना, प्रकृति की पूजा होती थी। भले ही चाहे लोगों को उनमें माइथोलॉजिकल विश्वास नहीं था, मतलब वो माइथिकल जो है वो मिथ थे, माइथोलॉजिकली जो है वो एक रचनाएं थी, लेकिन फिर भी लोग उनकी पूजा करते थे। बढ़िया है मैं यहां से निकलकर वहां चला जाऊं, यानी उस भाव में पैगन बन जाऊं। इट मूव्स अस नॉट, It moves us not, great God, I had rather be a pagan suckled in a creed outworn, है ना, दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं। तो क्या कह रहा है, These natural wonders no longer move us, और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी इज डेड, है ना, इट मूव्स अस नॉट। अब ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है, यानी हम मूव ही नहीं हो पा रहे हैं, अब हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जो सेंसिटिविटी थी, जो संवेदनशीलता थी, वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। हम संवेदनशील हैं ही नहीं, हम प्रकृति के प्रति सेंसिटिव है ही नहीं, हम प्रकृति के प्रति जो है वो हमारा ध्यान है ही नहीं। The poet is so frustrated he had rather be something entirely different। अब poet जो है वो इतने frustrated हो चुके हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो कुछ अलग ही जो है वो कर जाऊं, मैं तो कुछ अलग ही बन जाऊं। और what he wants to be, ये पूछा जा सकता है कि poet जो है वो क्या बनना चाहते हैं। So he wants to be a pagan। लिटरल मीनिंग इसका देख लो फटाफट से। A pagan raised
ऑन एन ओल्ड आउटडेटेड बिलीफ, है ना। पैगन क्या होता है, मतलब आपका पैगन रेज्ड, जो पुराने आउटडेटेड जो होते हैं ना, कि पुराने जो है वो विश्वासों पर, मतलब पुराने जो है वो कथाओं पे, पुरानी बातों पर विश्वास करते हो, है ना, पुराने समय पे, कि जो वर्तमान में चल रहा है, जो धार्मिक उपदेशात्मक भावनाएं चल रही है, उनसे हटकर बिल्कुल अलग जाना, वो कहलाते हैं पैगन। वन हु वर्शिप्स नेचर, मतलब पैगन किसको कहा है, पैगन वो जो किसकी पूजा करता है, नेचर की पूजा करता है। आउटवोन क्रीड, आउटवोन क्रीड यहां एक वर्ड यूज किया हुआ है, उसका अर्थ है एंशियंट बिलीव्स, है ना। प्राचीन जो है वो मतों पर, प्राचीन मैंने पहले भी समझाया था कि वो क्या कहते हैं, कि इससे बढ़िया तो मैं प्राचीन जो है वो समय के सी गॉड्स की जो है वो पूजा करना शुरू कर दूं, बजाय ऐसे समय पर रहने के। तो एक एल्यूजन उन्होंने यूज किया है प्राचीन समय में जाने का, बाकी ऐसा है नहीं, सिर्फ वो एक कल्पना है उनकी तरफ से। इवन आउट ये हो गया आपका। तो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट लिया, है ना, घास का मैदान आपका, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट फील्ड, यानी इस जो है वो सुखद घास के मैदान में खड़े होके, इस सुखद घास के मैदान में खड़े होके, इन अ सिंपल नेचुरल सेटिंग, है ना। घास का मैदान यहां किसको कहा गया, सिंपल नेचुरल सेटिंग को कहा गया है। द स्पीकर कुड स्पिरिचुअली कनेक्ट विथ नेचर। तो देखो, जैसे हम कई बार, आपने बार बार सुना होगा ना ये कहते हुए कि कोई भी, जैसे अपन बहुत ज्यादा परेशान है, प्रेशराइज्ड हैं, तो लोग कई बार मतलब सुझाव दे देते हैं कि थोड़ा बाहर जाओ, खेत की तरफ जाओ, घूमो फिरो, है ना, प्रकृति से जो है वो जुड़ो। प्रकृति, आप मतलब कहते हैं ना कि नेचर हील्स, एक कहावत है, एक टर्म है, नेचर हील्स। प्रकृति आपको उपचार की तरह जो है वो काम करती है, वो भरती है आपकी जो है वो घावों को, वो धीरे धीरे चीजों को ठीक करती है। तो वैसे ही जैसे ही मैं एक नेचुरल जो है वो घास के मैदान में खड़ा होता हूं, तो मैं अपने आप को कनेक्टेड फील करता हूं, किससे, स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से और प्रकृति से, नेचुरल से। Have glimpses that would make me less forlorn, और मुझे जो है वो ऐसी झलकियां दिखाई पड़ती है। ग्लिम्पेस क्या होता है, झलकियां, और मुझे ऐसी झलकियां दिखाई पड़ती है दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, जो मुझे क्या बनाती है, देखो, स्पिरिचुअल ग्लिम्पेसेस वुड ब्रिंग होप एंड पर्पस, वो क्या लाती है, मेरे अंदर होप और पर्पस जो है वो पैदा करती है। वो मेरे अंदर क्या बना, पैदा करती है, होप, इच्छा, मतलब जो है वो आशा और पर्पस, उद्देश्य पैदा करती है। आई हैड केच विजन दैट वुड मेक मी लेस सैड एंड लोनली, कि जब मैं खुले घास के मैदान में खड़ा होकर चारों तरफ देखता हूं, तो मैं खुद को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, और यही प्रकृति मुझे आशावादीता, यानी मुझे कुछ अच्छा, बेहतर आश, मुझे एक उद्देश्य, होप, पर्पस जो है वो देती है, और ये मेरे दुख और जो है वो एकांत को कम करती है। यानी प्रकृति से जुड़ाव से आपके क्या फायदे हैं ये बताए जा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ आपको प्रकृति से जुड़ने के फायदे बता रहे हैं, कि आप सिर्फ एक खुले घास के मैदान में भी खड़े होकर अगर अपने आप को जो है वो अज्यूम करो, प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करो, तो वो आपके अकेलेपन को, वो आपकी उदासी को कम करेंगे, और साथ ही आपको जो है वो होपफुल और आपको पर्पसफुल जो है वो बनाने का प्रयास करेंगे, कि आपको एक उद्देश्य समझ में आए। फिर बात करते हैं इसकी लास्ट 2 लाइन की। Have sight of Proteus rising from the sea, दोनों के वर्णन हुआ है, ऊपर वाले में प्रोटियस है और नीचे वाले में और here old Triton blow his wreathed horn। मैंने बताया था प्रोटियस वो हैं जो समुद्री देवता हैं, जो फोरटेलिंग करते हैं। तो क्या कह रहा है आपका, आई माइट सी प्रोटियस राइज फ्रॉम द सी, है ना, मतलब काश, अब इमेजिनेशन है, कल्पना है, कह रहे हैं कि काश मैं क्या कर पाता। देखो, माइथोलॉजिकल इल्यूजन लिखा हुआ है, तो एल्यूजन लिखा हुआ है, तो एक कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं क्या कर पाता, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, आई माइट सी प्रोटियस राइज फ्रॉम द सी, कि मैं प्रोटियस को समुद्र से निकलते हुए देख पाता। जो समुद्र में रहते थे, समुद्र में रहते सी गॉड है, सिंबल है चेंज एंड प्रोफेसी का, है ना, एक प्रोफेट, एक पैगंबर थे जिनके बारे में वर्णन किया था सबसे शुरुआत में, आपको याद होगा। तो ये याद रखना, प्रोटियस एक सी गॉड है, ग्रीक माइथोलॉजिकल है, सिंबल है आपका चेंज और प्रोफेसी का, यानी आपका पैगंबर का। द स्पीकर लॉन्ग्स टू विटनेस माइथिकल नेचुरल वंडर्स, है ना, स्पीकर यानी विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि वो माइथिकल जो प्राकृतिक वंडर्स है, आश्चर्य है, उनका विटनेस बने, उनके जो है वो साक्षी बने। ओ हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज wreathed horn, और मैं किसको देखूं, वो शंख जो वेव्स को ऊपर नीचे करता था। ओ हियर ट्राइटन ब्लोइंग हिज twisted sail horn,
ट्राइटन नेपच्यून के सन है, सिंबल है सी पावर के, सिंबल है किसके, सी पावर के, समुद्र के जो है वो पावर के, क्योंकि यहीं से वेव्स को कम और ज्यादा करने की बात हुई थी। एल्यूजन है, ऑडासिटी है आपका, सॉरी ऑडिटरी है, इमेजरी है। Explanation: He craves the mysticism and spiritual music of the natural world. वो क्या सुनना चाहते हैं, वो जो प्राकृतिक संसार है, नेचुरल वर्ल्ड है, उसका माइस्टिसिज्म और स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना चाहते हैं, यानी वो आध्यात्मिक जो है वो संगीत सुनना चाहते हैं, जो किसके द्वारा बजाया जाता था, ट्राइटन के शंख से बजता था, वो आध्यात्मिक जो है वो मुझे सुनना है। ये था आपका आज का चैप्टर। ठीक है, टोटल बातचीत हुई, एक बार और देखना, फिर इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर टू कट हो जाएगा कि भैया इसमें से क्या कुछ पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। मैं एग्जैक्ट इसके क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा। डन है, ये इसके कुछ वही हैं, जैसे अलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन, ये सब आप एक बार दोबारा से इनको देख सकते हैं। जैसे सॉर्डिड बून ऑक्सीमोरॉन है, मेटाफोर हो गया, इसमें सिमिली है, लाइक स्लिपिंग फ्लावर्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पर्सोनिफाइड है यहाँ पे, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।